Good morning, class 10 students. A very fresh day for you, first day of week, and the new chapter number 6, Nationalism and Imperialism, and also the last chapter of this unit. After that, we finish our first unit. So, there are two words behind that. First is nationalism, and the second is imperialism. If we try to understand the meaning of both words, then the chapter is also be very clear. So you have to learn first what is nationalism and what is imperialism. And the second thing is that in the last class I told you about to response from your side to conduct test on which day, but only one student responded. So I didn't take your test on last day, that is Saturday. Okay. Yes, nationalism and imperialism, both words are quite different. There is a very I can say that is a very uh, quite little difference, but both are contrast to each other. If we go through first word nationalism, we learn in previous chapters of this unit. Nationalism, राष्ट्रवाद. Okay. And imperialism, उपनिवेश. So what do you mean by उपनिवेश? I think you heard the word colonial rule. So what is colonial rule actually? That is theory behind the country which doesn't have their own power, or run by another great power, like that Great Britain or French or Spanish and all other European countries who captured the countries and the territories of Asia and later on Africa, and then they established their colonies and use their resources and the people for their own benefits and their for own creation of power. तो वो जो कॉलोनियल रूल वाली थ्योरी है ना, वो वहीं से निकली है. जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जब वो आए एशिया में आए, उसके बाद जब वो अफ्रीका में आए और वो अपनी तरीके से कई कंट्रीज़ को बांट लेते हैं. आपने 8th क्लास से पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में आने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे हर एक चीज़ पे कब्जा करते हैं. फिर यहाँ के रिसोर्सेज, जो मेन एम था ना वो रिसोर्सेज ही था. आप किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को अगर कब्जा कर लेते हैं, सिंपल सी बात है कि आप उसको अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं. कॉलोनी सेंस आपके ही हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, आपकी ही एक डेफिनेट टेरिटरी हो जाती है, आपका ही पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, आपकी ही सारी पिरामिड जो स्ट्रक्चर है, पिरामिड मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे जो सबसे बड़ा बेस है वो भी आपके अंडर में है, फिर उसके ऊपर जाते 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 सबसे पॉइंट पे टॉप पे बैठे हुए लोग हैं वो भी आप ही लोग हैं, यानी ब्रिटिशर्स हैं. तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो उसमें वो कब्जा करके कॉलोनियल रूल सेटअप करके पावर उनके हाथ में, वो उसको हमें इम्पीरियलिज्म की तरह देखते हैं हमेशा से. आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. उपनिवेशवाद यानी किसी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना के उस पर रूल करना, उसके रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करना और रिसोर्सेज को यूज़ करना. और नेशनलिज्म एक होता है कि अपने देश को प्यार करना, अपने देश के लिए मर मिटना, राष्ट्रवाद जैसी चीज़ें, नेशनलिस्ट पीपल जो होते हैं. बट एक नेशनलिज्म ऐसा भी आएगा जब आप देखेंगे कि वो इतना कट्टर हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव और रेडिकल स्टेज पे आ जाता है, जैसे कि आपने 9th क्लास में जर्मनी के लिए पढ़ा. उसमें हर एक चीज़ राष्ट्र के नाम पे, और धीरे धीरे वो पूरा युद्ध में ही झोंक दिया जाता है पूरी दुनिया को. तो वो ये दोनों चीज़ यहाँ क्यों बोली गई हैं? ये चीज़ें यहाँ इसलिए बोली गई हैं क्योंकि अभी आप एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बाल्कन रीजन. वैसे बाल्कन सी आज भी है, बाल्कन रीजन आज भी है, बट वो इम्पीरियलिज्म कब्जा करने की अपनी कॉलोनी बनाने के लिए जो ताकत थी उसका यूज़, और नेशनलिज्म अपने अपने नेशन के पावर पर नाम पे जो चीज़ वहाँ हो रही थी, आप उस चीज़ को देखेंगे.
क्योंकि लेटर ऑन वो दुनिया के हर हिस्से में ये चीज़ मौजूद थी। यस, बट द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अब यहाँ क्वार्टर की बात हुई है 19th सेंचुरी की, यानी कि 1825 और उसके बाद की बात हो रही है। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं आप ज़रा उस पर अच्छे से ध्यान दें कि इस टाइम पीरियड के बाद जो रिटेन का मतलब बनाए रखना, क्या चीज़ बनाए रखना? अपने आइडियलिस्टिक, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी उन भावनाओं को बनाए रखना। कौन सी भावनाएं थी आप याद कीजिए? लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, लिबरल लोग जो चेंज चाहते थे, डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक तरीके से चाहते थे, सेंटिमेंट जो थे फर्स्ट हाफ सेंचुरी में, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। था बट बहुत सिकुड़ गया था। नैरो क्रीड से मतलब है वो सिकुड़ गया था और अपने एक फिनिशिंग स्टेज पे आ गया था, यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक जो एरा था वो कहीं ना कहीं फिनिश हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि इम्पीरियलिज्म जिंदा हो रहा था, एक दूसरे को कब्जा करने की नीति स्टार्ट हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। अब जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ना, नेशनलिस्ट ग्रुप है, मैंने आपसे क्या कहा था, एक नेशनलिज्म होता है अपने देश को प्यार करना और एक नेशनलिज्म होता है जो रेडिकल फॉर्म में फिर आ जाता है, रेडिकल और कंजर्वेटिव, कहीं ना कहीं एकदम कट्टरपन। अब वो बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है, वो इनटॉलरेंट भी है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे की किसी भी चीज़ को, एंड एदर रेडी टू गो टू वॉर, और यहाँ तक कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो युद्ध की लड़ने को तैयार हो जाते हैं। रिसेंटली अगर आप देखें तो इंडिया चाइना एक ऐसी वॉर छिड़ने को बैठी हुई है कि आप आम लोगों से पूछना चाहो तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, अटैक कर दो, अब तो हमारे पास राफेल आ गए, चाइना को हरा देंगे। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो रहे हैं और जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोच है वो डाउन हो रही है, और ऐसे ऐसे नेशनलिस्ट ग्रुप ऊपर आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इनटॉलरेंट हैं। वो हर चीज़ को सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वॉर को मानते हैं, और वॉर से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, आप सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो उसमें था क्या क्या? द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न, अब इसके बदले में हो क्या कह रहा था? एक दूसरे के खिलाफ एक तो वो लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। जो यूरोपियन पावर्स थी बहुत बड़ी बड़ी, आपको याद होगा ऑस्ट्रिया में जब वियना की ट्रीटी हुई थी 1815 में, तब आपने जाना था, ब्रिटेन था, रशिया था, प्रशिया था, इस तरह की बहुत सारी ग्रेट पावर्स थी वहाँ पे, फ्रांस से लेके। ये उन्हीं पावर्स की बात हो रही है। मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम्स। ये उन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, लोगों को इस तरह से बदल रहे हैं यूरोप में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने इम्पीरियलिस्टिक एम्स के लिए। कहते हैं ना, वो एक दूसरे को भिड़ा देना, ये कहना कि वो तुम पे आक्रमण करने वाला है, तुम्हें हेल्प चाहिए तो हम करना, ये वही नीति जो ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनाते थे। आपको याद है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, रानी लक्ष्मीबाई से राज्य छीन लेना कि तुम्हारी संतान नहीं है, अदर राजाओं को दूसरे अटैक्स करके छीन लेना, वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही थी दिमागों को, और लोगों को बदला जा रहा था नेशनलिस्ट एस्पिरेशन के नाम पे। अरे तुम्हारा कंट्री नहीं रहेगा, तुमको नहीं रहना है, तो फिर कौन रहेगा? लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो अपने अपने एम क्रिएट करने के चक्कर में थे। मान लीजिए अगर ब्रिटेन है, ब्रिटेन अगर किसी क्रोएस कंट्री से ये कहता है कि आपको ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी है, और वो प्रशिया जाकर कहता है कि नहीं, क्रोएट्स तो तुम्हारे बारे में ख़राब सोचते हैं, तो जो प्रशिया है वो तो क्रोएशिया पे अटैक कर देगा। तो ब्रिटेन इन दोनों की चीज़ों में आके अपना फ़ायदा देखेगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी अपना फ़ायदा करेगा, यहाँ पे भी, जैसा कि जर्मनी में हुआ था। वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी जिसमें जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। द मोस्ट सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप ऑफ 1817 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। बेटा ये पूरा एक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें, ये पूरा एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार आता है, इस बार बोर्ड में ये आया था, इम्पोर्टेंट भी है, कि सबसे सीरियस टेंशन जो नेशनल टेंशन को लेके यूरोप में थी 1871 के बाद, उस एरिया को कहा जाता है बाल्कन। और एक और आता है, द बाल्कन वाज द रीजन ऑफ द बाल्कन वाज द मोस्ट सीरियस टेंशन ऑफ यूरोपियन एरा इन 1871। ऐसे करके भी यहाँ से ये पूरा एक क्वेश्चन क्रिएट होता है बेटा, लॉन्ग में आता है। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट और वेरी सिंपल लैंग्वेज कि बाल्कन टेंशन ऐसी क्या टेंशन्स थी जिसकी वजह से पूरे यूरोप में सबसे सीरियस कंडीशन जो है वो क्रिएट हुई थी।
ये सिंपल भाषा में बात है। और जो सबसे नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद के नाम पे सबसे बड़ी टेंशन जो यूरोप में पैदा हो रही थी, उसे बाल्कन कहते हैं। अब वो क्या थी ज़रा देखें तो, उनके फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट पॉइंट में जो चीज़ आपको लिखने के लिए है, बाल्कन एक ऐसा रीजन है ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग करता है। मतलब वहाँ बहुत सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। ज्योग्राफिकली भी कुछ ऐसा है कि कई सारे ग्रुप जो है लड़ने को तैयार हैं और ये सोच के लिए को तैयार रहते हैं कि हम यहाँ पे अपना अपना अधिकार करें। जैसे इंडिया पे कब्जाने की जब बात आई थी तो फ्रेंच अलग आए थे, डेनिश अलग आए थे, डच अलग आए थे, इंग्लिश पीपल अलग आए थे, और कौन आए थे, और भी कई सारी पावर आई थी। ये सारे लड़ते रहे, जीता कौन लास्ट में? इंग्लैंड, ब्रिटिश। और इंग्लैंड यहाँ पे 150-200 साल तक राज करता रहा। ठीक वैसी ही हालत बाल्कन की थी बेटा। अब जरा आप देखें कि बाल्कन की प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले एथनिक कंपोजिशन और ज्योग्राफिकल कैसे था। अगर आज मॉडर्न डे की अगर बात करें, आज का यूरोप, तो उस टाइम बाल्कन रीजन में, पूरे रीजन में क्या क्या आता था? रोमानिया आता था, बुल्गारिया आता था, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सारे कंट्री आते थे। ये इनहेबिटेंट लोग थे, रहने वाले, वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव्स। इन सबको एज द स्लाव्स बोला जाता था। इन्हीं स्लाव्स के नाम से पहले कंट्री था बेटा स्लोवाकिया, और उससे पहले कंट्री था यूगोस्लाविया। हालांकि यूगोस्लाविया बाद में टूट गया, आप याद करें, यूगोस्लाविया बाद में टूट गया 1991 में, वो बात की बात है। कहने का मतलब ये, अगर आज के मॉडर्न टाइम की अगर बात करेंगे तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना एक ही नाम है। स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सारे इनहेबिटेंट रहने वाले लोग थे और इन सबको टोटली मिला के स्लाव्स कहा जाता था। आपको मालूम है इन कंट्रीज़ के नाम से हमेशा एक क्वेश्चन क्या आता है 1 मार्क्स में? ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन। मतलब इस कंट्री में से 3 नाम दिए जाएंगे, एक नाम डिफरेंट दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ बताइए कि इनमें से कौन सा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब क्वेश्चन आता है कोई भी 1 मार्क्स में, तो वो ये पूछ लेगा कि बाल्कन रीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन, इनमें से कौन सा बाल्कन रीजन में से नहीं था। अब 3 तो इसमें ऑप्शन आपको राइट दे देगा, एक आपको अलग दे देगा। 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में कैसे भी आ सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही क्रिएट होते हैं। इसीलिए हम आप जब लास्ट टाइम जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, मैंने कोशिश यही की थी कि फिल इन द ब्लैंक्स हो या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दूं, क्योंकि मेरी एक एक लाइन पे नज़र रहती है और मैं आपको इसलिए समझा के चलता हूँ ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। कोर्स ऑलरेडी कम है बेटा, तो आप लोग उस तरह से अपना प्लीज़ थोड़ा अच्छे से मेहनत भी किया करो। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछा करो। ओके तो बाल्कन रीजन ज्योग्राफिकली इतना और एथनिक वेरिएशन इतना ज़्यादा था कि अब ये कंट्री ऐड किए जाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज़ की जो इनहेबिटेंट थे जिसे स्लाव्स कहते थे, वो एक प्रजाति के लोग थे बेटा, स्लाव्स, ठीक है, वो बाल्कन रीजन का हिस्सा थे। आगे देखिए, लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब बाल्कन एक ऐसा रीजन भी है जिसपे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा भी था। आज ऑटोमन एम्पायर को आप देखेंगे तो वो टर्की आज एक इंडिपेंडेंट नेशन है, बट एक्चुअल क्या है, पहले वो एक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। जैसे इंडिया आज एक इंडिपेंडेंट नेशन है, बट उससे पहले यहाँ मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर रहे। तो ठीक ये वही कहानी उस टाइम पे रही है कि वो एक बहुत सारा पार्ट जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अच्छा, अब आप ये कहेंगे ये पूरा रीजन सर ऐसे अलग क्यों हो गया। आपको याद है रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, फीलिज्म हम 2nd-3rd चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो जब उस टाइम ये आइडिया जब फैला बाल्कन रीजन में, तो ये मोंटेनीग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जोगोविना, क्रोएशिया, ये सारे कंट्री हैं, ये बाल्कन से बेटा डिसइंटीग्रेट यानी अलग अलग हो गए, ऑटोमन एम्पायर से भी अलग हो गए। अब क्या हुआ, जब सारे कंट्री अलग अलग डिवाइड हो गए कि हमारी नेशनल है, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमारा अलग नेशन होना चाहिए, हम किसी एम्पायर का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे जर्मनी यूनाइट हुआ, इटली यूनाइट हुआ, तो ये भी होने लगे। लेकिन हो क्या गया, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो ये एरिया अपने आप में बहुत ही कहते हैं ना विस्फोटक रूप ले लिया। क्यों ले लिया? रीज़न ये था कि ये बहुत रिसोर्सफुल था। अब ये जो नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे, सिंपल सी बात है, बहुत पावरफुल तो होंगे नहीं,
तो क्यों ना इस पर कब्जा किया जाए। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसे JNK की कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और इधर पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि JNK उस टाइम अपने आप को इंडिपेंडेंट रख रहा था, इंडिया ने उसको अपने में मिलाने के लिए इंतज़ार किया, पाकिस्तान उस पर ज़बरदस्ती अटैक कर रहा था। जोग्राफिकली ये बात समझना आप इस बात को। और लेटर ऑन जब इसको लगा कि ये हमको पाकिस्तान कब्जे में कर रहा है, तो उसने कहा इंडिया से कि हम ठीक है, जो विलय के हस्ताक्षर पत्र हैं उसे बोलते हैं बेटा साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस पर हम साइन कर देंगे और JNK जो है कश्मीर की रियासत है वो इंडिया में मिल जाएगी। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट अगर आप हुए हैं, जब अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के गए उस सिचुएशन को, तो अंग्रेज़ों ने कहा या तो आप इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, और तीसरा ऑप्शन दे दिया कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो JNK इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। ऐसी सेम कहानी हैदराबाद की थी, ऐसी सेम कहानी जूनागढ़ की थी, बट लेटर आपने देखा ये सारी चीज़ें इंडिया मिल गई और आज तक ये टेंशन का इलाका बना हुआ है JNK। और इंडिया पाकिस्तान की भी जो लड़ाई है, ठीक वही सिचुएशन बाल्कन रीजन में थी। इतने कंट्री अलग होने के बाद एक अलग ही सिचुएशन हो गई। अब हर जो पावरफुल कंट्री है वो चाह रही थी कि हम वॉर कर दें और यहाँ पे जो रिसोर्स हैं उनको अपना बनाएं और यहाँ पे हमारी दादागिरी चलनी चाहिए। आगे देखिए, ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms but with very little success। अब हुआ क्या था 19th century के बाद से ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को बहुत मजबूत भी किया और मॉडर्नाइजेशन भी किया, मतलब आधुनिक बदलाव किए, ये सोच के कि ऑटोमन एम्पायर जो है मजबूत भी रहेगा और ये छोटी छोटी कंट्री हैं बाल्कन रीजन में, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए नहीं सोचेंगे। बट हुआ क्या था, अंदरूनी बदलाव भी किए, रिफॉर्म किए, बट उन्हें जो सक्सेस थी वो बहुत कम मिली। रीज़न क्या था? क्योंकि नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बहुत बड़ी रूप में अब जो ऊपर जा चुकी थी। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट nationalities broke away from its control and declared independence। ऑटोमन एम्पायर से एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट जो नेशनलिटीज़ थी, स्लोवाक, सर्बेनिया और ये मोंटीनीग्रो, क्रोएशिया, ये सारी चीज़ें, ये धीरे धीरे अपने आप को बेटा इस चीज़ से अलग करते गए। उन्होंने अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर लिया और धीरे धीरे जो कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का वो बेटा कम होता चला गया और ये सारे के सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए। अब the Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but has subsequently been subjugated by foreign powers। अब बाल्कन पीपल जो थे, जिन्हें स्लाव्स कहते हैं, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम भी किया, हम आज़ाद हैं। अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात कही कि ऑटोमन एम्पायर जैसे लोग हम पे राज कब्जा ना करें, और उन्होंने अपनी नेशनलिटीज़ को और अपनी हिस्ट्री को प्रूव करके सामने ये दिखाया कि देखिए हम बहुत साल पहले इंडिपेंडेंट थे बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम पे सब्जुगेट, मतलब अपने आप में मिलाया, हमें फॉरेन पावर्स में अपने आप में मिला लिया हमें। ऐसी उन्होंने चीज़ें सामने लाई। Hence the rebellious nationalities in Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence। और ये भी चीज़ आप देखें, जो रेबेलियस ग्रुप्स हैं, नेशनलिटीज़, मतलब जो विद्रोह कर रही थी बाल्कन में, उनका सोचना क्या था, थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, अपने जब वो स्ट्रगल कर रहे थे कि हम अपनी अलग नेशनल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो उनके अटैम्प्ट्स को ऐसा देखा गया जैसे कि वो जीत गए हैं बहुत बड़ी अपनी लड़ाई, जो कि बहुत पहले उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी, उसकी लड़ाई वो जीत गए। इस तरह से देखा उन लोगों ने टूटने के बाद। आगे देखें, एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल फॉर टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, और ऐसी कई सारी नेशनलिटीज़ थी अलग अलग, उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि वो बता सकें कि हम कौन हैं। जैसे पाकिस्तान में बलूच जो लोग हैं, तो बलूच भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं बहुत सा। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो कहीं ना कहीं आज बांग्लादेश बन गया, क्योंकि वो बांग्ला अपनी आइडेंटिटी को लेके चल रहे थे। ऐसे ही द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इन चीज़ों को लेके, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी अपनी नेशनलिटीज़ को लेके और अपनी अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के चक्कर में अब वो एरिया टेंशन में आ गया, लड़ाई हो रही थी आपस में। बाल्कन स्टेट वर फियरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। अब चाहे वो स्लोवाक हो, मोंटीनीग्रो हो, सर्बिया हो, बोस्निया हो, अब ये चाह रहे थे ये एरिया हमारे में पूरे मिल जाए, ये चाह रहा था ये पूरी हमारे में मिल जाए, और ये कंट्री चाह रहा था ये पूरा हमारे मिल जाए। एक दूसरे से जेलस बहुत हो गया वहाँ पे, और वो इस उम्मीद में रहते थे कि बहुत सारी एक्सपेंस जो टेरिटरी का वो हमारे अंडर आ जाए, जो दूसरों के वो भी हमारे में आ जाए। इस तरह की चीज़ें, जैसे कि पंजाब को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, आपको मालूम है
पंजाब पहले पूरा एक ही था, फिर डिवाइड हुआ ये, इंडिया में अलग चला गया, 40% 60% गया पाकिस्तान के पास, और JNK को लेकर लड़ाई आज भी जा रही है। यही मैटर उस टाइम था। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब यहाँ पे पावर ऐसी आ गई, जो बड़ी बड़ी पावर थी उनके आने से मैटर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत ज़्यादा। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as naval and military might. मैंने आपको बताया था ना फ्रांस, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड के बारे में, तो ये वही पीरियड है जब ये एक दूसरे के राइवलरी, मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर जो हैं यूरोपियन पावर्स, ट्रेड को लेके, कॉलोनीज बनाने को लेके, चाहे वो इंडिया में फ्रेंच, डेनिश, डच और पुर्तगीज़ और ब्रिटिश की आपस में लड़ाई हो, उनकी नेवल आर्मी से लेके मिलिट्री की ताकत से लेके वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावर से एक दूसरे से भिड़ जाते थे। दीज राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। अब ये सारे राइवलरी कॉम्पिटिटर तो ये भी जो है आ गए बाल्कन रीजन में, ये प्रॉब्लम तो पहले से बढ़ी हुई थी, अब यहाँ पे भी ये आ गए। ईच पावर कौन कौन सी थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन। अब ये कंट्री एक दूसरे के राइवलरी ग्रुप में आके ये सोच रही हैं कि हम अपना बाल्कन रीजन में अपना कंट्रोल जो है कर लें, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपना अपना कंट्रोल कर लें। रशिया चाहता था मेरा पूरा हो जाए, ये चाहता था इसका, इंग्लैंड चाहता था मेरा हो ही जाए, और एस्ट्रो हंगरी अपना अलग चाह रहे थे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी ये ऐसा नहीं कि ये अकेला ही कारण है, ये एक उनमें से एक कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब ये सारी पावर्स आपस में लड़ रही थी और इस कंट्रोल को लेके वहाँ पे एक लड़ाई छोटी छोटी सीरीज शुरू हो गई इस पूरे रीजन में, और धीरे धीरे वो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह तब्दील हो गया यहाँ पे। क्योंकि कहते हैं कि सर्बिया के राजकुमार ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार की गोली मार दी, ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होने लगी, और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया के समर्थन में फिर जर्मनी आया, सर्बिया के समर्थन में रशिया आया, रशिया के समर्थन में इंग्लैंड आया, और जर्मनी के उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी आ गया। ऐसे ऐसे करके यूरोपियन पावर जो आपस में मिक्स हो गई, और वही हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने कई बार पढ़ा भी है 9th क्लास में। तो ये सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई। ओके, ये एक मैप है, उसमें समझाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट उतना नहीं है, लेकिन मैप जो है वो ये दिखाता है कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। ओके, फिर आप देखेंगे इसमें नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म को ना जोड़ दिया गया इम्पीरियलिज्म से, लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और जब नेशनलिज्म को इम्पीरियलिज्म जोड़ दिया जाए, इम्पीरियलिज्म मतलब अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, अपनी पावर्स को बढ़ाना, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करना, वो डिजास्टर ले आया 1914 में यूरोप में। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century began to oppose imperial domination। अब जैसे जैसे, और अदर वर्ल्ड में भी तो यूरोपियन पावर्स का ही कब्जा था, जैसे इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, स्पेन का था, अदर कंट्रीज़ का भी तो बहुत सारा था ना अलग अलग जगह पे, भाई इंडिया में तो था ही था पूरे एशिया पे। तो वो जो पावर्स का 19th सेंचुरी में था, तो लोग उनके इम्पीरियलिज्म डोमिनेशन को अपोज करने लगे, विरोध करने लगे। जैसे इंडिया में भी 1914 के बाद आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो है स्टार्टिंग हो गई है, क्योंकि 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया लौट के आते हैं, तो मूवमेंट ऑफ सीरीज यहाँ शुरू हो जाती है। तो वो सारी पावर्स के लिए अपोज होना शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। अब जहाँ जहाँ एंटी इम्पीरियल पावर मूवमेंट मतलब क्या कहते हैं डेवलप हो रहे थे, वहाँ हर जगह नेशनलिस्ट वाली फीलिंग थी। जैसे इंडिया में हिंदुस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान थ्योरी अलग है, अदर जो कंट्री श्रीलंका अलग, उधर चाइना अलग, बहुत सारे पूरी दुनिया में जितने सारे कंट्री हैं। और दूसरी तरह से अगर कहा जाए दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट, ये भी एक सच्ची बात थी कि वो अपने अपने इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, इसीलिए वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। एंड वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोक्ड इन कॉन्फेंट्रेशन विद इम्पीरियलिज्म। और वही कलेक्टिव सेंस जो नेशनल यूनिटी की है, आपने फ्रांस के टाइम में पढ़ी, ट्रे कलर फ्लैग, नेशनल एंथम, इस तरह की बहुत सारी आइडेंटिटी को लेके, और जो बाल्कन्स में स्टेट्स अब टूट टूट के अलग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे, वही थ्योरी हमारे यहाँ भी आ रही थी, लोग पूरी दुनिया में उससे प्रभावित हुए थे।
यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउवेयर रेप्लिकेटेड। अब जो आइडिया था नेशनलिज्म का यूरोपियन का, अब वो हर जगह ही रेप्लिकेट किया जा रहा था। जैसे फ्रांस से स्टार्ट हुआ वो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। अब लोगों के लिए क्या था, हर जगह अपने अपने तरीके से अपनी अपनी वैरायटी का नेशनलिज्म पैदा कर रहे थे। भाई जो अलग अलग डिफरेंट इनहेबिटेंट हैं, लोग हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशनल स्टेट्स केम टू एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल। लेकिन आप कुछ भी कहिए, उनके अपने तरीके, तौर तरीके और वो सब हो सकता है, लेकिन जो एक आइडिया था जिसने पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, नेचुरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया, वो क्या था, नेशन स्टेट। कि हमारा अपना एक राष्ट्रीय एक एरिया होना चाहिए। जैसे कि इसी में नेशन स्टेट्स में इंडिया आता है, फिर अदर और कंट्रीज़ आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। तो कहने का मतलब है कहानी, तरीके, अपनी वो सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं नेशनलिज्म के। किसी के लिए देशभक्ति कुछ और थी, किसी के लिए कुछ और थी, लेकिन सोसाइटी में जो एक आइडिया सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया वो था नेशन स्टेट्स का, जिसके लिए वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ सब लोग लड़ रहे थे। ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड ऑल्सो एंड ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 बेटा आज आपकी फ़िनिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फ़िनिश हो गई तो एक ही और रह जाएगी। क्योंकि इसके बाद जो यूनिट है उसमें चॉइस है, तो वो हम लोग लेटर ऑन उसको आराम से कर ही लेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाऊँ या फिर ज्योग्राफी को आगे बढ़ाऊँ। तो मैपिंग स्टार्ट करने की और सोच रहा हूँ सितंबर में। आप सब लोगों को बेटा मैप बुक मंगानी होगी। जो लास्ट ईयर ऑनलाइन मंगवाया गया था बुक, वही आपको इस बार भी मंगानी होगी, ताकि आपकी वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाए। तो मैं काम करूँगा, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दूँगा और आपको बुक मंगानी होगी। आप चाहे स्टेशनरी से ले लें, लेकिन वो बेस्ड होनी चाहिए एनसीईआरटी और बेस्ड होनी चाहिए सीबीएसई 10th क्लास। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपकी सोशल साइंस जो एसएसटी की बुक्स हैं उस पर रिलेटेड होनी चाहिए, एसएसटी से रिलेटेड हो, 10th क्लास सीबीएसई और एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ड ही सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैप बुक अब मंगानी होगी और मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप में। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड आपने लास्ट टाइम मुझे बताया नहीं, मैं देखना चाहता था बच्चों की तरफ से कितना तैयारी है, कितना मुझे बताएंगे। किसी ने भी मुझे मैसेज करके नहीं बोला किस दिन टेस्ट होगा, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, क्योंकि बड़ा टाइम अब लगातार आगे बढ़ रहा है। स्कूल जब ओपन होंगे तब हो जाएंगे, किस तारीख के बाद जब भी लगेगा, बट अपनी पढ़ाई आपको जारी रखनी है पूरे तन मन धन से। जब हम ही नहीं आपके लिए कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप अपने लिए वीक किसी भी हालत में ना पड़ें। सो ये जो मैंने आपको वर्क दिया है ये आपको करना है, और मैं अगेन मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, और होमवर्क भी आज आपको भेज दिया जाएगा। सो आप मुझे बताएं प्लीज़ किस दिन टेस्ट लिया जाए, कल लिया जाए, परसों लिया जाए, आप प्लीज़ उसको भेज दीजिए, आज शाम को ले लिया जाए, आप मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।